नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक टॉपिक के साथ हैं और वह है भारत पाकिस्तान संबंध। तो भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी 1947 में मिली और ये दोनों को कॉन्जेनाइटल ट्विंस कहा जाता है, यानी कि एक साथ जन्मे हुए दो जुड़वा बच्चे जो बाद में अलग हो जाते हैं। तो इन दोनों की अगर हम टाइमलाइन देखें कि शुरुआत से क्या क्या घटनाक्रम हुआ, तो अक्टूबर 1947 से लेकर के जनवरी 1949 तक दोनों के बीच में लड़ाई चलती है कश्मीर को लेकर के। कश्मीर में पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से कबायली को भेजा गया था उसको ऑक्यूपाई करने के लिए महाराजा हरी सिंह के साथ। फिर जो घटना हुई उसके बाद फिर क्या होता है, 1960 में दोनों देशों के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी होती है। फिर 1965 में दोनों के बीच युद्ध होता है। फिर 1971 में भी बांग्लादेश का क्रिएशन होता है और भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। तो इस प्रकार से 3 युद्ध हो जाते हैं। तो पाकिस्तान तीनों युद्ध में हारता है। तो इससे वो पाकिस्तान देखता है कि हम इससे कन्वेंशनल वार करके हम जीत नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान क्या करता है कि प्रॉक्सी वारफेयर अपनाता है और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट न्यूक्लियर पावर के रूप में खुद को डेवलप करता है। उसके बाद क्या होता है कि 1989 में देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है। तो पाकिस्तान के द्वारा जो भी अपने मिलिटेंट्स या मुजाहिदीन को अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिकों के से लड़ने के लिए भेजा गया था, वो उसे कश्मीर में भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि कश्मीर में इंसर्जेंसी की घटना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फिर क्या होता है कि 1998 में ऑपरेशन शक्ति होता है। तो भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ने भी 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है कि अमेरिका द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी थे उसमें कि हमारे प्रधानमंत्री, उनको भेजा जाता है कि जाइए आप बात कीजिए और दोनों देश में आपसी में संबंध को अच्छा कीजिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं और बस डिप्लोमेसी करते हैं। लाहौर डिक्लेरेशन के थ्रू मतलब एक दूसरे देश के अंदर में बस का परिचालन शुरू करते हैं। तो फिर जैसे हम लोग बात करने का स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर तुरंत ये कारगिल मिस एडवेंचर हो जाता है 1999 में। फिर से हम लोग 2001 में आगरा समिट करते हैं कि बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2001 के ही लास्ट में हमारे यहाँ ये पार्लियामेंट अटैक हो जाता है। फिर 2004 में सार्क समिट होता है, तो उसमें जाते हैं तो कहते हैं कि 2+6 उसमें कहा जाता है कि 2 इशू जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जिस पर सहमति नहीं बन पाएगी, जैसे टेररिज्म हो गया और कश्मीर का इशू हो गया, ये दोनों को अलग कर दीजिए। बाकी के 6 इशू जो हैं जिस पर कि आपसी कंसेंसस बन सकता है उस पर बात किया जाए। तो ये सब बातें हो ही रही थी कि 2008 में मुंबई टेरर अटैक हो जाती है। तो फिर 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ जन्मदिन, उनको बधाई देते हैं। फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी करते हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाते हैं। तो इससे हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा रिलेशन होगा, लेकिन फिर से क्या क्या अटैक होता है। तो फिर हम लोग देखते हैं गुरदासपुर होता है, पठानकोट, उरी, पुलवामा, इस टाइप के अटैक को अंजाम दिया जाता है। तो जब भी हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ से टेररिज्म या फिर कोई ऐसा घटना किया जाता है जिससे कि आपसी संबंध नहीं बन पाते हैं। तो फिर जब मोदी गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने एक पॉलिसी लाया था जिसे कहते हैं डोभाल डॉक्ट्रिन, यानी कि डोभाल जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे उनके नाम पे रखा गया था। तो इसमें क्या कहा गया था कि डिफेंसिव ऑफेंस की बात कहा गया है, यानी कि हम लोग अपने डिफेंस के लिए, हम लोग अपने सुरक्षा के लिए ऑफेंस करेंगे। यानी कि ऑफेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मनी, टेक्नोलॉजी, वेपन्स और इवन नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग करेंगे ताकि पाकिस्तान को अपने देश में ही उलझा रहे। वे देश के बाहर, जब भारत जैसे देशों में टेररिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा ना दे, बल्कि वो खुद ही अपने देशों में संलग्न रहे। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, तो पुलवामा अटैक होता है। तो इस प्रकार से कुछ भी हम लोग अगर बात करना चाहते हैं तो वो सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। हम लोग रिसेंटली करतारपुर कॉरिडोर भी चालू कर दिया गया था कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई अच्छा संबंध बन नहीं पा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि
पाकिस्तान के विषय में हमारे देश में कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है कि क्या हमें पाकिस्तान से दोस्ती करनी है या फिर दुश्मनी करनी है। अगर दोस्ती करनी है तो फिर उसके लिए आप कार्य करें, या दुश्मनी करनी है तो उसके लिए कार्य करें। तो देखते हैं कि क्या हम पाकिस्तान से दुश्मनी कर सकते हैं, तो क्या क्या उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम पाकिस्तान में अगर हम ये जो इतना एक्टिविटी हुआ था, तो हम लोगों ने उसका सबसे पहले क्या कार्य किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो था उसे हटा दिए थे। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी ये कहा जाता था, इसको हम लोगों ने कहा था कि अब हम इसे नहीं मानेंगे। तो क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा या फिर नुकसान होने वाला है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में जो 3 ईस्टर्न मोस्ट का रिवर है, ब्यास, सतलज और रावी, इसका 80% पानी तो पहले से ही भारत यूज कर रहा था। और बाकी के जो 3 रिवर हैं, चिनाब, झेलम और सिंधु, तो इसके 20% पानी भारत यूज करता था। और इसके पानी को रोक पाना भारत में ये अच्छा नहीं है। वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के जो भी कंडीशन है, त्रासदी उत्तराखंड में जैसे आ जाती है, तो हम वहाँ के पानी को रोक भी नहीं सकते हैं, उस पर ज़्यादा डैम नहीं बना सकते हैं। तो ये भारत के पक्ष में नहीं है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को अगर हम कैंसिल कर भी देते हैं तो पाकिस्तान पे उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इससे पाकिस्तान को कुछ होगा नहीं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान को हटा देते हैं। तो उससे पाकिस्तान को कुछ नुकसान होने वाला है? तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से भारत का ट्रेड ऑलरेडी बहुत ही कम है। तो अगर हम इसे हटा भी देते हैं तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा ट्रेड चीन और अमेरिका जैसे देशों से करता है, तो उससे भारत का ट्रेड बहुत कम है पाकिस्तान का। तीसरा देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है वो एक पाइवोटल स्टेट है। वो उसका जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। वो वेस्ट एशिया से कनेक्ट होता है, वो चीन से कनेक्ट होता है, अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है, ईरान से कनेक्ट होता है, अफगानिस्तान से। तो ये सब जो इसका स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। चीन ने वहाँ पे सीपेक कॉरिडोर बनाया है, वहाँ पे एक ग्वादर पोर्ट बना दिया है। तो चीन से उसका दोस्ती तो होगा ही। चीन कहता है कि हमारी जो पाकिस्तान से दोस्ती है वो हिमालय से ऊँची, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा है। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने फोर्स को हटा लिए, तो तालिबान को सेटल करने के लिए उसे पाकिस्तान का सहारा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से नेगोशिएशन करके वो वहाँ पे शांति स्थापित कर सकता है। रूस भी चीन में इतना अपने मिलिट्री वेपन्स को बेच रहा है और वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करना भी आसान काम नहीं है। तो हम लोग करें तो क्या करें? तो देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से दुश्मनी करते हैं तो ये संभव फिजिबल नहीं है, भारत के लिए भी अच्छा नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो है भी नहीं। तो अब क्या करें? तो हम लोगों को तो देखते हैं कि अगर हम उनके लिए शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करना ये हमारा मतलब कंपल्सन है, ये ज़रूरी नहीं है बल्कि कंपल्सन है। क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि हम अपने फ्रेंड तो बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब भी हम उनसे रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो अटैक हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो ये चीन ने CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है, तो उसके कारण लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी ये के खिलाफ हो जाता है। लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी ये कहता है कि आप का जो ट्रेड है वो आपके जो सबसे निकटतम पड़ोसी है, आप अगर उनसे कीजिएगा तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। लेकिन ये जो सीपेक कॉरिडोर बन गया है उसके कारण पाकिस्तान चीन से, सेंट्रल एशिया से, ईरान से, यूरोप से, ये सबसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया है, जिसके कारण कि उसको भारत पर डिपेंडेंसी बहुत कम हो गया है।
तो इससे भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती करने में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है। तो हम लोग देखते हैं कि पीस भी नहीं हो पा रहा है, उनसे दुश्मनी भी नहीं कर पा रहे हैं, शांति स्थापित भी नहीं कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए? तो उसके लिए सजेशन दिए जाते हैं। तो सजेशन में सबसे पहला दिया जाता है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी करनी चाहिए, यानी कि हमारे नेता लोग चाहे बड़े-बड़े अधिकारी से अगर बात नहीं हो पा रहा है तो आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करवाइए। क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे चीज़ को अपनाना चाहिए, जिससे कि संबंध सुधारा जा सके। और है कि दूसरा सजेशन दिया जाता है कि पाकिस्तान से जिन कंट्री का रिलेशन पाकिस्तान से अच्छा है, इंडिया को भी उन कंट्री से रिलेशन अच्छा करना चाहिए। जैसे हो गया सऊदी अरब, यूएई, यूएसए जैसे कंट्री से अगर भारत अपना रिलेशन अच्छा करता है तो क्या होगा कि भारत उन देशों के द्वारा पाकिस्तान पे दबाव डलवाया जा सकता है और पाकिस्तान को टेरर एक्टिविटी करने में से रोका जा सकता है। तीसरा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टेक को बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के भारतीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी अगर बढ़ती है तो अगर भारत पे कोई अटैक होता है तो इससे रक्षा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी भारत की करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है। फिर और सजेशन दिया जाता है कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, इसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना चाहिए और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को इसके एम्बिट में लाना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान के द्वारा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाया जाता है इससे उसे दंडित किया जा सके। और क्या किया जा सकता है कि भारत को जो है अपने स्पिरिट ऑफ भारत का जो है वो उसे सक्सेसफुल करना चाहिए। पाकिस्तान वाले जहाँ पे अटैक करवाते हैं और वे अपने आप को जीता हुआ महसूस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भारत का जो सेक्युलर फैब्रिक है वो कमज़ोर है। भारत में संप्रदायवाद बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग अटैक करवा करके खुद को जीता हुआ महसूस करते हैं। तो भारत को जो आइडेंटिटी है कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, तो इस पे ज़्यादा फोकस करके अच्छे से कार्य करना चाहिए। तो ठीक है, ये सब सारे सजेशन दिए जाते हैं कि क्या किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या इशू हैं जिस पर कि मतलब विवाद है दोनों देशों के बीच में। तो एक फिगर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि कश्मीर का इशू। कश्मीर में क्या है, तो देखते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर। ये वाला है आज़ाद कश्मीर, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये वाला है सक्सगम वैली। सक्सगम वैली चीन ने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था क्योंकि इससे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। ये वाला है सियाचिन ग्लेशियर। और फिर ये वाला है अक्साई चीन। अक्साई चीन को चीन कहता है कि ये तिब्बत प्लेटू का हिस्सा है, इसलिए ये चीन का पार्ट है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, ये लद्दाख प्लेटू का रीजन का हिस्सा है, जिसके कारण कि ये इस पर अधिकार भारत का होगा। सबसे पहले देखते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर इशू क्यों इम्पोर्टेंट है? तो कश्मीर में देखते हैं, ये हो गया गिलगित बाल्टिस्तान रीजन और ये हो गया आज़ाद कश्मीर। ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है इसको। तो कश्मीर का जो इशू है इसका ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं ये सॉल्व हो पा रहा है? तो कश्मीर का जो इशू है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस। यानी कि पाकिस्तान भारत कहता है खुद को कि हम सेकुलर स्टेट हैं। तो अगर देखिए कश्मीर का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम। तो अगर
कश्मीर भारत में शामिल हो जाता है तो भारत को ये कहने में मजबूती मिलेगी कि हम सेकुलर स्टेट हैं, यहाँ पे हिंदू के साथ मुस्लिम सारे लोग रहते हैं। और पाकिस्तान तो बना ही है धर्म के नाम पे, और अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ में चला जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए जो उसके राष्ट्र बना है उसके हित में होगा, जिस नाम पे से उसका राष्ट्र बना है। तो सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। दूसरा आते हैं कि ये जो कश्मीर है ये वाटर रिसोर्स का बहुत बड़ा एक जगह है, जिसके कारण कि कश्मीर का इशू दोनों के बीच में विवाद का रहता है। तो कश्मीर का इशू को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं। जैसे पहला सजेशन दिया गया कि प्लेबिसाइट किया जाए। प्लेबिसाइट यानी कि वहाँ के लोगों से पूछा जाए और वोटिंग डलवाया जाए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ। तो जब जिस समय 1947 में पाकिस्तान के द्वारा कबायलियों को भेजा गया था तो उस समय पंडित नेहरू और यूएन के द्वारा कहा गया था कि आप प्लेबिसाइट करा लीजिए। तो फिर भारत उसमें प्लेबिसाइट कराने के लिए राजी था। तो पाकिस्तान ने उसमें प्लेबिसाइट नहीं कराया और तब से लेकर के आज तक प्लेबिसाइट नहीं हो पाया है। पाकिस्तान अभी प्लेबिसाइट कराने के लिए राजी है लेकिन भारत अभी राजी नहीं है, क्योंकि इतने सालों में वहाँ की डेमोग्राफी जो है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो चेंज हो गई है, इसलिए भारत अभी प्लेबिसाइट कराने के मूड में नहीं है। दूसरा इसमें सजेशन दिया जाता है कि थर्ड पार्टी के द्वारा पाकिस्तान कहता है कि कोई तीसरे पार्टी के द्वारा इसमें मध्यस्थता करके इसको सोल्यूशन किया जाए, लेकिन भारत कहता है कि शिमला एग्रीमेंट में ये कहा जा चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी विवाद है वो बायलैटरली सॉल्व होगा, इसलिए थर्ड पार्टी का कोई भी मीडिएशन नहीं होगा। तीसरा आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन, यानी कि जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कश्मीर का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने 3 बात कहा था। ये कहा था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। यानी कि इंसानियत मतलब मानवतावादी तरीके से, जमहूरियत मीन्स डेमोक्रेसी वहाँ पे ला करके, और कश्मीरियत यानी कि ऐसा करना चाहिए कि कश्मीर का अस्तित्व भी बना रहे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रकार के सॉल्यूशन की बात कही थी। उसके बाद मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ ने ये कहा था कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो LOC का बॉर्डर है उसे पोरस बना देना चाहिए। तो पोरस बना देने से क्या होगा कि धीरे धीरे इस जो LOC का जो इम्पोर्टेंस है यही खत्म हो जाएगा, जिससे कि फिर ये मुद्दा को सॉल्व किया जा सकता है। अब दूसरा आते हैं गिलगित बाल्टिस्तान रीजन। तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो रीजन है इसे पाकिस्तान अभी हाल ही कुछ वर्षों तक इसे डिस्प्यूटेड रीजन मानता था, और यहाँ पे जो लोग रहते थे उसे पाकिस्तान की नागरिकता भी नहीं दी जाती थी। लेकिन भारत जो है शुरू से ही गिलगित बाल्टिस्तान को भारतीय संविधान में भारत का हिस्सा माना गया है, और जम्मू कश्मीर के जो कंस्टिट्यूएंसी है उसमें वहाँ के तक के सीट भी निर्धारित किया गया है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन के लिए। उसके बाद पाकिस्तान ने अभी हाल के वर्षों में इस पे अपना अधिकार घोषित करना चालू कर दिया है। उसने पाकिस्तान के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इसे अपना जुरिस्डिक्शन में ले लिया है और वहाँ पे चुनाव भी करवाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीन के द्वारा वहाँ पे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है, तो चीन नहीं चाहता है कि इस पे ये डिस्प्यूटेड रहे, जहाँ से कि ये काराकोरम हाईवे गुजरती है। तो इसलिए चीन के द्वारा पाकिस्तान पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि इसे अपने कंट्रोल में ले लें। दूसरा, भारत के द्वारा कहा जाता है कि पाकिस्तान इस प्रकार से कब्जा करके वहाँ पे जो ह्यूमन राइट का वायोलेशन होता है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा आते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का जो विवाद है यह है सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में जो है वो इसका विवाद शिमला एग्रीमेंट से ही शुरू होता है। शिमला एग्रीमेंट में LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल उसका निर्धारण किया गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण पूरा ना करके
एक पॉइंट है NJ 9842, वहाँ तक किया गया। उसके बाद लिखा गया हैंस नॉर्थ। उसमें ये नहीं मतलब कि क्योंकि इसके आगे का क्लाइमेट इतना ज़्यादा खराब था, हार्श क्लाइमेट था कि वहाँ पे लोगों को रह पाना बहुत मुश्किल था, वहाँ पे लोग रह ही नहीं पाते थे। तो ये इसलिए आगे का डिमार्केशन किया ही नहीं गया। लेकिन क्या होता है कि ऑपरेशन 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है भारत के द्वारा, और भारत के द्वारा यहाँ पे अपने मिलिट्री के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। फिर इसके सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ से क्या क्या खतरे हैं, सियाचिन ग्लेशियर से क्या क्या खराबी आ रही है भारत को। एक तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं भारत सरकार के मिलिट्री को यहाँ पे रखने में। प्रत्येक दिन 10 लाख रुपए का खर्च बैठता है यहाँ पे। तो इतने ज़्यादा खर्च होते हैं। उसके बाद क्या, तो मिलिट्री जो वहाँ पे जाते हैं वे वहाँ के बुलेट से नहीं मरते हैं, बल्कि वहाँ के क्लाइमेट जो होते हैं, इतने हार्श क्लाइमेट है, उससे मिलिट्री की जान जा रही है। तो इससे भी नुकसान हो रहा है भारत को। और यहाँ से क्या, यहाँ के इकोलॉजी को भी नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सियाचिन ग्लेशियर पे मिलिट्री को रखना ना तो भारत के लिए अच्छा है, ना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो दोनों देश चाहते भी हैं कि वहाँ से मिलिट्री हट जाए, लेकिन भारत क्या कहता है कि पहले आप बाउंड्री का निर्धारण कर लीजिए, उसके बाद हम सेना को वापस बुला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि पहले आप सेना को बुला लीजिए, उसके बाद हम लोग बाउंड्री का निर्धारण करेंगे। तो भारत को पाकिस्तान पे विश्वास नहीं है, जिसके कारण कि ये भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तीसरा देखते हैं कि सरक्रीक एक है, गुजरात के पास है सरक्रीक। तो सरक्रीक विवाद क्या है, तो सरक्रीक जो है एक मार्सी एरिया है, यानी दलदली वाला एरिया है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब हाई टाइड आता है तो वहाँ पे पानी आ जाता है, नहीं तो फिर वो दलदली का एरिया बना रहता है। तो ब्रिटेन ये जो डिस्प्यूट है ये आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना विवाद है, और ये सिंध और कच्छ के रीजन का जो है अंग्रेज के समय से ये विवाद था। तो अंग्रेजों ने इसको विवाद को सॉल्व करने के लिए 1914 में एक मैप लाया, जिसमें कि ये जो पार्ट है वो सिंध का बताया गया, यानी कि वो उसके अनुसार से ये जो सरक्रीक है वो पाकिस्तान का एरिया हो जाएगा। लेकिन 1929 में उन्होंने फिर से एक दूसरा मैप लाया, जिसमें कि ये जो सरक्रीक है उसको मिड चैनल बताया गया, और भारत कहता है कि मिड चैनल के अनुसार, जो कि इंटरनेशनल अनक्लॉस है, इंटरनेशनल लॉ ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अनुसार ये भारत का हिस्सा हो जाएगा। जिसके अनुसार से, क्योंकि जब थैलवेक प्रिंसिपल के अनुसार जो नदी है उसके बीचों बीच मान लिया जाता है, और उसके एक साइड का हिस्सा भारत का हो जाएगा और एक साइड का हिस्सा पाकिस्तान का हो जाएगा। तो पाकिस्तान कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो नियम है थैलवेक का ये उस पर लागू होता है जो कि सदावाहिनी है, यानी जो यहाँ पर कि पानी बहता हो, नदी हो, वहाँ पर ये लागू होता है। लेकिन भारत कहता है कि जब हाई टाइड आता है तो ये यहाँ पे पानी बहने लगता है, तो उस अनुसार से इसको थैलवेक प्रिंसिपल को माना जाना चाहिए। लेकिन दोनों देशों में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके कारण सरक्रीक का विवाद बना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देखें कि भारत पाकिस्तान में किस किस प्रकार के संबंध हैं। थैंक यू।